हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है व्हाट एंड वेयर एंड सेकंड पार्ट है हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है वेयर डिड पीपल लिव, कि जो पहले के लोग थे वो कहाँ कहाँ रहते थे और किन किन जगहों पर रहा करते थे। हमारी जो लैंड है उसका नाम क्या है, ये नाम क्यों रखा गया और किसने रखा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या क्या चीजें पता लगाएंगे और कैसे पता लगाएंगे। वन पास्ट और मैनी पास्ट। व्हाट डू डेट्स मीन, कि डेट्स हम कैसे हिस्ट्री में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एल्सवेयर, कि ये जो सारी चीज़ों की बातें हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कर रहे हैं, उस समय दुनिया में इन चीज़ों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और दुनिया में इन चीज़ों को लेके इनसे रिलेटेड क्या क्या काम हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे एल्सवेयर सेक्शन में। हर चैप्टर में ये एल्सवेयर सेक्शन दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे What can we know about the past, where did people live and name of the land, और सेकंड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हमें बनानी है अपने इतिहास की स्टोरी पर एविडेंसेस के बेस पे। तो हमें अब जुटाने होंगे एविडेंसेस ताकि हम हिस्ट्री बना सकें, नहीं तो वो एक कहानी बन के रह जाएगी, हिस्ट्री नहीं कहलाएगी। इसलिए हमें एविडेंसेस जमा करने हैं। तो हमें क्या क्या एविडेंसेस जमा करने हैं अपनी हिस्ट्री की कहानी को बनाने के लिए। पहला है व्हाट पीपल एट, उस समय के लोग क्या क्या खाना खाते थे, उनकी फूड हैबिट्स कैसी थी। तो जब हम ये जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय क्या क्या चीज़ें दुनिया में अवेलेबल थी, भारत में अवेलेबल थी, और उस समय का मौसम कैसा था, क्योंकि हमारा खाना तो मौसम पर ही डिपेंडेंट होता है। सर्दी में हम अलग खाना खाते हैं, गर्मी में हम अलग खाना खाते हैं। उसके अलावा काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे बोर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, और इससे हमें पता चलेगा कि वो उन लोगों के पास कौन कौन से मटेरियल्स थे कपड़ा बनाने के लिए, और वो कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते थे अपनी ड्रेस को बनाने के लिए। फिर हम जानेंगे कि उनके घर कैसे थे, वे किस तरह के घरों में रहा करते थे। उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि वो किन टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे, उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी जिसको यूज करके वो अपने घरों का निर्माण करते थे, अपने घरों को बनाते थे। उसके बाद हम जानेंगे लाइव्स ऑफ अलग अलग लोगों की लाइफ। हमने पहले भी बताया है कि सोसाइटी अलग अलग लोगों से मिलके बनती है, तो हमें हिस्ट्री में सोशल स्ट्रक्चर में जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफ के बारे में जानना है। हमें जानना है हंटर्स की लाइफ के बारे में, शिकारियों की लाइफ के बारे में, कि वो कैसे शिकार करते थे, उनके पास कौन कौन से वेपन्स थे और वो कैसे इनका यूज करते थे। हर्डर्स की लाइफ जाननी है, चरवाहे जो जानवरों को चराते हैं, वो कैसे कैसे जानवरों को पालते थे और उनसे वो कैसे दूध निकालते थे और खाने की चीजें निकालते थे, उनकी ब्रीडिंग कैसे करवाते थे। ये सब मेथड्स को का हमें से पता चलेगा। फिर है रूलर्स, राजा की कहानी, कि उस समय कौन कौन से राजा होते थे, वो उनकी लाइफ कैसी थी और राजा का सिलेक्शन कैसे किया जाता था, कौन आदमी राजा बनता था और राजा के क्या क्या काम होते थे। साइंटिस्ट के लाइफ के बारे में, कि उस समय के डेवलपमेंट में, क्योंकि साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, अलग अलग तरह की चीज़ों का इन्वेंशन होता है, तो ये नॉलेज हमें साइंटिस्ट देते हैं, ये इन्वेंशन साइंटिस्ट करते हैं, तो वो कैसे कैसे इनका इन्वेंशन करते थे और उन्हें कौन कौन सी नॉलेज थी। फार्मर की लाइफ कैसी थी, फार्मर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है हम सबके सोशल स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो हमें खाना देता है, खेतों में फसलें उगाता है और जो वो खाना उगाता है वो हम सब खाते हैं। तो उसके पास क्या टेक्निक थी खाना उगाने की, कौन कौन सी फसलें वो उगाते थे, ये सब हमको अलग अलग स्टेजेस में जानना होगा। उसके बाद है मर्चेंट्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, वो किस किस चीजों का बिजनेस करते थे, कौन कौन से व्यापार करते थे, दुकानदार क्या क्या चीजें बेची जाती थी, कौन सी चीजें खरीदी जाती थी, और ये खरीदना और बेचना किस तरह से होता था। जैसे आज हम पैसों में खरीदना बेचना करते हैं, उस समय किन चीजों पे ये खरीदना और बेचना होता था। आर्टिस्ट की लाइफ, आर्टिस्ट वो लोग हैं जो हमें एंटरटेन करते हैं, नई नई प्लेस बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। तो उस समय की ड्राइंग्स और प्लेस को देख करके या स्टोरीज सुन के हमें ये पता चलता है कि उस समय सोसाइटी में क्या क्या चीजें
हो रही थी, सोसाइटी कैसी थी। प्रीस्ट, लाइफ ऑफ प्रीस्ट हमें जानना है, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं उन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग प्रीस्ट होते हैं, उनके प्रे करने के, पूजा पाठ करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं हर रिलीजन के। तो ये तरीके ऐसे क्यों होते थे, हर रिलीजन में जो मेथड ऑफ प्रेइंग है वो अलग अलग है, तो क्यों ऐसा है, इस सब की जो कंडीशन है, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो हमको हिस्ट्री में ढूंढने हैं। फिर लाइफ ऑफ क्राफ्ट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो अलग तरह के क्राफ्ट बनाते थे और उन चीज़ों का अलग अलग जगह में इस्तेमाल किया जाता था। तो वो किन किन चीज़ों से अपने क्राफ्ट बनाते थे, किन किन चीज़ों का अपने क्राफ्ट में इस्तेमाल करते थे, और वो जो चीज़ें बनाते थे उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता था, तो ये भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बताता है। उसके बाद है म्यूजिशियंस। म्यूजिशियन उस समय गाने बनाया करते थे, एक्टिंग किया करते थे, प्लेस किया करते थे इन फॉर्म ऑफ सिंगिंग। तो एक्चुअली गाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि उस समय सोसाइटी में क्या क्या चल रहा था। जैसे लड़ाइयों के समय लोग योद्धाओं में जोश भरने वाले, वॉरियर्स को जगाने वाले गाने बनाते हैं, जबकि शांति के समय लोग रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, प्यारे प्यारे गाने गाते हैं। वॉर में जब योद्धा वॉरियर्स अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो वो उन्हें मिस करते हैं, वो सेपरेशन के गाने लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, पोएट्स बन जाते हैं समटाइम्स। तो हमें उन लोगों के गानों से पता चलता है कि उस समय सोसाइटी में क्या क्या चल रहा था। तो इन सब की लाइफ के बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे, तभी हम अपनी हिस्ट्री बना पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें जाननी है लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की लाइफ उस समय कैसी थी, बच्चों के गेम्स कैसे थे, बच्चे क्या क्या गेम खेलते थे। जैसे कि आप लोग आजकल क्या खेलना पसंद करते हो, और सबका जवाब होगा एनिमेटेड गेम्स, वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स। और हमेशा अपने पेरेंट्स से जिद करते रहते हैं कि प्लीज प्ले स्टोर खरीद दो, हमें गेम खेलने हैं। ये खेल हमें क्या बताते हैं कि आजकल सब कुछ एडवांस हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, और ये सारे गेम जो हैं हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी सोसाइटी एक ऑटोमेटेड सोसाइटी हो गई है, जहां जस्ट क्लिक, जस्ट प्रेस, ये सब करने से ही हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, हमारे गेम होने लगते हैं। तो हम एक एडवांस सिविलाइजेशन है। तो इसी तरह बच्चों के टॉयज कैसे थे, ये हमें बताते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। किड्स स्टोरीज, कि बच्चे कैसी कहानियां सुना करते थे, वो जो कहानियां थी वो उस समय की सोसाइटी को बताती हैं कि सोसाइटीज में क्या चल रहा था। और बच्चों के सॉन्ग्स, बच्चों के लुलाबीज, लोरियां और सॉन्ग्स जो बच्चे गाते थे, वो भी उस समय की सोसाइटी को बताते हैं, और पता चलता है कि सोसाइटी में उस समय क्या नॉलेज थी, क्या क्या चीजें लोगों को पता थी। जैसे कि आप गाना सुनो बम बम भोले मस्ती में डोले, ये बच्चों का फेवरेट सॉन्ग है। और इस सॉन्ग को सुन के जरा पता करना है इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, जो बताती है कि आज हमें क्या क्या चीजें मालूम है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है। तो ये सारी चीजें हमें सब इकट्ठा करनी होंगी अपनी कहानी बनाने के लिए। ये सारी जो चीजें हैं ये एविडेंसेस हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम अपने अतीत की कहानी बना पाएंगे और अपनी हिस्ट्री लिख पाएंगे। तो अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ। तो सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी जहां लोग रहते थे, जहां लोगों ने अपने घर बनाए थे। अब लोगों ने अपने घर कहाँ बनाए थे, ये सब जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप। इसका मतलब है पूरा भारत द्वीप। भारत जो था 1947 में आजाद हुआ और एक देश बना। इससे पहले वो एक फैला हुआ साम्राज्य था, जिसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था, और तब पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो जो भी हम इस बुक में पढ़ेंगे वो पूरा भारत होगा, भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा। जैसे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये सब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट होंगे। तो हम भारत और पाकिस्तान को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बांग्लादेश इन सबको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एज ए इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम पूरे भारत सब कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। तो जब भी हम कहेंगे भारत, तो उसमें पाकिस्तान भी होगा, उसमें बांग्लादेश भी होगा, और उसमें इंडिया भी होगा। तो इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें, और मैं बार बार ये अब नहीं ऐड करूंगी। सो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब इसमें हमें देखना है सब कॉन्टिनेंट में कि लोग कहाँ कहाँ रहा करते थे। तो इसकी डिटेल तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इससे पहले जस्ट हम देखते हैं कि हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया स्टडी करके कि सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। एक्चुअली जो भारत के सभी सिविलाइजेशन है वो अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ये आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि नदियों से पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीने का पानी सिर्फ नदियों से ही मिलता है, समुद्र से नहीं मिलता है। तो लोग नदियों के किनारे रहते थे ताकि उन्हें आसानी से पीने का पानी मिल जाए,
और ये पानी वो अपनी खेती में भी यूज कर सकें, और बहुत ही यूजफुल सोर्स है पानी। तो उसी के सोर्सेस, वाटर सोर्सेस के जो थे, उन्हीं के आसपास लोग रहा करते थे। तो सबसे पहले नर्मदा रिवर के किनारे लोग आके बसे, और ये जो लोग थे वो जानवरों का शिकार करते थे, हंटिंग किया करते थे, और प्लांट से फूड गैदर किया करते थे इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सब्जियां और फल पेड़ पौधों से इकट्ठा करके जमा भी करते थे और खाते भी थे। इसके बाद लोग सेटल हुए नॉर्थ वेस्ट एरिया में, भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और इसका नाम है सुलेमान एंड किरतार हिल्स का ये एरिया है पूरा। ये पूरा इलाका जो है इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था, और यहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया, और वीट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ, इस तरह के सब्जियों को या एग्रीकल्चर को शुरू किया, और ये लोग जानवर भी पालते थे। उसके बाद लोग सेटल हुए गारो हिल, आसाम का के पास का इलाका था, और विंध्यास के इलाके में। यहाँ तक कि जो राइस था सबसे पहले नॉर्थ ऑफ विंध्यास में उगाया गया था। इसके बाद लोग सेटल हुए गंगा और सोन नदी के किनारे, और ये जो गंगा और सोन नदी किनारे जो लोग सेटल हुए, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, किंगडम बनाए, और उनमें से एक फेमस किंगडम है मगध का साम्राज्य। ये पहला साम्राज्य माना जाता है, पहली किंगडम मानी जाती है जो इतने बड़े रूप से फैली हुई थी और बड़ा साम्राज्य शुरू हुआ था। इसे ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पे, मगध राज्य। तो इस तरह राजाओं का जो स्ट्रक्चर था, राज्य साम्राज्य था, वो यहाँ से शुरू होता है। ये जानने से पहले कि लोग कहाँ पहुंचे, गारो हिल पहुंचे, विंध्यास पहुंचे, फिर गंगा के किनारे पहुंचे, हम देख लें थोड़ा इंडिया का मैप। तो भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये एक ऐसा एरिया है जिसको नेचुरल प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड है। हमें नेचर ने ऐसा बनाया है कि हमें नेचुरल बाउंड्रीज मिली हुई है जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे आप नॉर्थ में देखेंगे हिमालयास हैं जो कि स्नो कवर्ड है, यहाँ बहुत ठंड होती है, तो इनको अगर भारत में किसी को आना है यहाँ पार करके, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इनको पार करके भारत में आना। उसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में समुद्र है, तो तब तक कोई इसे पार करके नहीं आ सकता जब तक कि वो शिप ना बना ले। ऐसे हिमालयास को पार करके आना बाय एयर, तो उसको हवाई जहाज बनाना पड़ेगा तब वो पहुंचेगा। इसी तरह ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, इनको पार करने के लिए शिप बनाना पड़ेगा। तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होनी चाहिए कि आप ये सब चीजें बना सकें, तभी आप भारत के अंदर एंट्री कर सकते थे। वेस्ट में भी हमें नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, जो कि है रेगिस्तान के रूप में, डेजर्ट्स के रूप में। पर अगर हम कंपेयर करें हिमालयास को या सी को, तो ये जमीन है, ये डेजर्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इसको पार करना, पर फिर भी जमीन है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत पे जो भी लोग आए वो इसी वेस्ट के रास्ते आए, भारत में उन्होंने एंट्री की है। और इसके अलावा भी भारत के अंदर जो लोग रहते थे उनको डेजर्ट इलाका भी था, डेक्कन का प्लेटो था जहां पर खेती करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वेस्टर्न घाट्स थे, पानी के पास रहना कठिन था, हिमालय में कठिन था। पर ये बेल्ट थी नदर्न प्लेन की, जो कि बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, जहां बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था इंडिया का, और इसीलिए जो ज्यादातर जो एम्पायर्स हैं वो इसी के किनारे स्टैब्लिश हुई, गंगा और सोन रिवर के किनारे ही स्टैब्लिश की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इस पोर्शन में खेती आसान थी, रहना आसान था, इसीलिए इस प्लेन इलाके में ये सब एम्पायर्स की गई। पर अब लोग, हम हमने बात की कि लोग बाहर से आए, लोग भारत में अंदर ही अंदर भी सब कॉन्टिनेंट में घूम रहे थे, पर ये सारे लोग क्यों जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह? तो ये जा रहे थे सर्च ऑफ लाइवलीहुड, रोजगार की तलाश में, काम ढूंढने। और कभी जब नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते थे लाइक फ्लड, ड्राउट, तो भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अर्थक्वेक्स आ जाते थे तो भी लोग एक जगह अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाते थे। इसके अलावा एक दूसरे के राज्यों को जीतने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए अपनी बाउंड्रीज को, ये लोग एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके अलावा मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे, वो कारवांस और शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने सामान को बेचने के लिए, क्योंकि उनकी कंट्री में जो सामान बनता था उसको दूसरी कंट्रीज में या दूसरे स्टेट्स में जाकर वो बेचा करते थे। रिलीजियस टीचर्स भी मूव करते थे, जो अपने रिलीजन को, अपना जो धर्म है उनका, उसको, उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे और अपने धर्म को भी इस तरह से फैलाते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो एडवेंचर में घूमते थे, जैसे आजकल हम लोग घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आजकल बहुत से लोग हैं जो एडवेंचर ट्रिप में भी जानते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, ये सब भी लोग आजकल करते हैं।
तो ये सब करने से क्या हुआ, जब लोग भारत में अलग अलग जगहों से आए, अलग जगहों से रहे, तो भारत में अलग अलग कल्चर के लोग आए, तो जो भारत है वहां पे अलग अलग कल्चर मिक्स होके पैदा हुए। तो जो भारत आज हम देख रहे हैं वो अलग अलग कल्चर्स का मिक्सचर है। तो लोगों ने अपने आइडियाज शेयर किए, जो जो कार्विंग उनको आती थी वो शेयर की, म्यूजिक शेयर किया, यहाँ तक कि कुकिंग भी उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर की, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वो एक दूसरे के साथ ये चीजें शेयर करते रहे। और आज जिस इंडिया में हम रह रहे हैं वो एक मिक्स्ड कल्चर है, इन सब का मिक्सचर है जो इन शेयरिंग आइडियाज से जनरेट हुआ है। तो हम इस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात आती है नेम ऑफ द लैंड, कि हमारी धरती का नाम क्या है और क्यों पड़ा। हमारी जो लैंड है इसका नाम है भारत और इंडिया, ये दो नामों से हमें जाना जाता है। पर ये नाम क्यों रखे गए, कैसे रखे गए? तो बात आती है भारतवर्ष। भारत नाम जो है वो ऋग्वेद में मिला है। इसकी दो कहानियां हैं। ऋग्वेद में कहानी है 10 राजाओं की लड़ाई की, और उसमें एक भारत को एक ट्राइब बताया गया है जिसने आसपास के सभी राजाओं को से लड़ाई की और उन्हें हराया और अपनी एक राज्य बनाया जिसे भरत कहा गया। और दूसरी एक कहानी है कि वो भरत जो नाम है वो भरत राजा के नाम है, जो चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती मतलब जिसका राज्य चक्र के समान हो, चक्र मतलब राउंड हो, तो चारों तरफ जिसका साम्राज्य फैला हुआ हो उसे चक्रवर्ती राजा कहते थे। तो भरत एक चक्रवर्ती राजा थे, मतलब उनका साम्राज्य काफी बड़ा था, चारों तरफ के राजाओं को उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, और वो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे जो कुरु डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे, जिसके बारे में हम महाभारत में पढ़ते हैं, हस्तिनापुर में पढ़ते हैं, धृतराष्ट्र, पांडव, ये जो कहानियां हम पढ़ते हैं महाभारत में, ये कुरु डायनेस्टी की थी। तो ये जो भारत थे ये कुरु डायनेस्टी के ही वंशज माने जाते हैं। तो ये दो कहानियां हैं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। और तीसरी एक और स्टोरी है कि भरत जो थे एक ऋषभ करके एक राजा थे, उनके बेटे थे, और वो काफी फेमस थे और उन्होंने काफी अपने साम्राज्य को फैलाया था। तो इन सब में से कोई भी कहानी हो सकती है, पर ऋग्वेद में हमें ये नाम भारत मिलता है जो हमारा नाम रखा गया है। इंडिया, ये इंडिया नाम हमें अपने लिटरेचर में नहीं मिलता है, बल्कि इंडिया नाम का जो ओरिजिन है वो माना जाता है इंडस रिवर से, जो कि वेस्ट में थी। मैंने आपको बताया था कि वेस्ट से ही लोग भारत आए थे, वहीं पे इंडस रिवर थी जहाँ पे हमने सुमिलिमान और किरथाक हिल्स को देखा था। लोग इंडस रिवर को क्रॉस करके ही भारत आते थे, तो वो इंडस रिवर को पहचानते थे। वेदास में इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता है, पर जो हमारे नेबर्स थे अरब और ईरानीज, वो स नहीं बोल पाते थे, वो सौ को ह बोलते थे, तो वो सिंधु को हिंदोस बोलते थे, और बाद में ये इंडोस बन गया। और इंग्लिश लोग और ग्रीक लोगों ने इसका नाम इंडिका रखा और बाद में इसे इंडिया नाम दे दिया गया। तो इस तरह से हमारे नाम की शुरुआत हुई। इसके अलावा जैसे आप लोग हैं, आपके इसके अलावा भी कई सारे नाम होते हैं, जैसे घर में मम्मी कुछ बुलाती है, पापा कुछ बुलाते हैं, दादा कुछ बुलाते हैं, दादी कुछ बुलाती है, इस तरह अलग अलग नाम होते हैं। तो भारत के और भी कई नाम मिले हैं लिटरेचर में, क्योंकि कई लोग भारत आते थे, ट्रैवल करते थे, फिर अपने देश वापस जाते थे, वहां अपने लोगों को बताते थे। उनकी पुस्तकों में उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उनमें भारत के कुछ नाम मिलते हैं। तो ये नाम क्या है? मेलुहा। जैसे सुमेरियन टेक्स्ट जो था उसमें भारत का ओल्डेस्ट नाम मिला है मेलुहा, और ये जो नाम है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके लिए नाम दिया गया। इस पूरे एरिया को सुमेरियन टेक्स्ट में मेलुहा कहा जाता था। पर्शियंस जो थे उनके लिटरेचर में मिलता है कि वो हमें हिंद या हिंदुस्तान कहते थे। इसके अलावा हमारे जो और ग्रंथ है उनमें हमें जम्बू द्वीप, नाभिवर्ष, इस नाम से भी हमारे ग्रंथों में हमारा नाम लिया गया है। और पूजा पाठ में भी आप अगर ध्यान से सुने तो आपको सुनाई देगा नाभिवर्ष, भारतवर्षे, जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, ये सब नाम आप अपनी पूजा पाठ में सुनेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे पूजा करते वक्त तो आपको ये सुनाई देगा। उसके अलावा चाइनीज ट्रैवलर जो भारत आते थे, जापानीज जो भारत आते थे, वो वापस गए और उन्होंने हमारे बारे में लिखा। तो चाइनीज ने हमें तेंजू और जापानीज ने तेंजिकु, इस नाम से भी हमारा नाम अपने यहाँ पे रखा है। और इतने सब नामों के बाद 1947 में जब हम लोग आजाद हुए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो आर्टिकल 1 में हमें सिर्फ 2 नाम से जाना गया। ऑफिशियल नेम, जैसे आप लोगों का जो ऑफिशियल नेम है स्कूल में लिखा रहता है रजिस्टर, इसी तरह भारत का ऑफिशियल नेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और भारत को 2 नाम दिए गए, एक तो भारत हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया। तो इस तरह से हमारा नामकरण हुआ, हमारी नेमिंग सेरेमनी की गई और हमको भारत और इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया।